हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चांदी के सिक्के, जो कि बालेश्वर गुप्ता जी द्वारा लिखित कहानी है। देखो भैया, बुरा मत मानना, आज तुम्हारी भांजी का जन्मदिन है। तुम्हें कोई न कोई गिफ्ट तो देना ही है। मैं जानती हूँ तुम्हारी माली हालत अच्छी नहीं है, इसलिए ये 21,000 रुपये रख लो। सबके सामने गिफ्ट में इन्हें दे देना, तुम्हारी और मेरी इज्जत रह जाएगी। और हाँ, उस कमरे में एक सूट भी टंगा है, वो भी पहन लेना। अवाक सा अवधेश अपनी छोटी बहन सुम्मी का चेहरा देखता रह गया। उसे गोद खिलाया करता था, स्कूल कॉलेज में दाखिला भी कराया करता था। कितनी बड़ी हो गई सुम्मी, अपनी और मेरी इज्जत रखने की बड़ी बात कर रही है। अपने बड़े भाई के पुराने कपड़ों के स्थान पर नए सूट पहनने का आग्रह कर रही है। इससे उसकी और उसके भाई की इज्जत सबके सामने रह जाएगी। एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक राम किशोर जी के 2 बेटे अवधेश तथा सुरेश और एक बेटी सुम्मी थे। अवधेश तीनों में बड़ा और सुम्मी सबसे छोटी थी। बड़ी सी कोठी में तीनों भाई बहन के अलग अलग कमरे थे। कार थी, नौकर चाकर थे, ऐशो आराम में कोई कमी नहीं थी। अवधेश की पढ़ाई लिखाई में रुचि थी, सो अपनी उच्च शिक्षा के लिए अवधेश अपने नगर से बाहर बड़े शहर में पढ़ने चला गया। बेटी सुम्मी की राम किशोर जी ने एक धनाढ्य परिवार में शादी कर दी। छोटे बेटे सुरेश की पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी, इस कारण राम किशोर जी ने उसे अपने साथ कारोबार में लगा लिया। पैकेजिंग मटेरियल की एक बड़ी फैक्ट्री का संचालन राम किशोर जी व छोटा बेटा सुरेश दोनों करने लगे। सब साम्राज्य इसी फैक्ट्री की बदौलत ही राम किशोर जी ने खड़ा किया था। राम किशोर जी सहृदय तो थे, पर फैक्ट्री के काम में लापरवाही वे बर्दाश्त नहीं करते थे। इसी अनुशासन के कारण उन्हें कभी भी नुकसान का मुंह नहीं देखना पड़ा था। पर जब से सुरेश ने उनका हाथ बटाना शुरू किया, पता नहीं क्यों फैक्ट्री लॉस में जाने लगी। राम किशोर जी समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या गुत्थी है। इसी बीच राम किशोर जी बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें 15-20 दिनों के लिए पूर्ण विश्राम की सलाह दे दी। राम किशोर जी निश्चिंत थे कि उनका बेटा सुरेश तो है न फैक्ट्री संभालने को। स्वस्थ हो राम किशोर जी फैक्ट्री पहुँचे तो सब कुछ अव्यवस्थित पाया, जिनसे रॉ मटेरियल वाले तकादे को आ रहे थे, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उनका समय से भुगतान हो जाता था। इसी कारण राम किशोर जी की बाजार में जबरदस्त साख थी, लेकिन आज वह साख मिट्टी में मिलती दिखाई दे रही थी। हिसाब किताब में भी हेरा फेरी साफ नजर आ रही थी। यह सब देख राम किशोर जी ने अपने बेटे सुरेश से इस सब का उत्तर मांगा। तो सुरेश अपने पिता से बहुत ही रूखे स्वर में बोला, यह सब मैं खा गया हूँ। भौचक्के से राम किशोर सुरेश का मुंह देखते रह गए। उस समय चुप रहकर उन्होंने अपने तरीके व अनुभव से जांच की तो पाया यह सब सुरेश का ही करा धरा है। उसकी जुए की लत ने फैक्ट्री को तबाह कर दिया है। अपनी ही फैक्ट्री से वह कोर्चा करने लगा है। पिता का सम्मान करना उसने छोड़ दिया था। इससे राम किशोर जी को गहरा सदमा पहुंचा। उन्हें अब अपना जीवन ही बोझ लगने लगा था। उनकी सेहत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। सुरेश पर इसका कोई असर नहीं था। वह पूरी तरह विद्रोही हो गया था और घर की संपत्ति तक बेचने का दबाव राम किशोर जी पर बनाने लगा था। राम किशोर जी ने बिस्तर पकड़ लिया। उन्हें महसूस होने लगा था कि वह अब अधिक दिन नहीं जी पाएंगे। उन्होंने अपने बड़े बेटे अवधेश को बुलाकर सब स्थिति समझाकर फैक्ट्री संभालने का आग्रह किया। पिता की तथा कारोबार की स्थिति तथा सुरेश के व्यवहार को देख अवधेश शहर से वापस आ गया। सुरेश को यह अच्छा नहीं लगा, पर कुछ कह नहीं सकता था। इसी कारण उसने अवधेश के साथ भी वही नीति अपनाई जो पिता के साथ अपनाई थी, जिससे उसके पिता टूट गए थे। दुर्व्यवहार की नीति।
बड़े भाई से भी सुरेश ने बदतमीजी से पेश आना शुरू कर दिया। अवधेश सब कुछ समझ चुका था। सुरेश ने फैक्ट्री को दिवालिया स्तर तक पहुंचा दिया था। धैर्य से काम लेते उसने दृढ़ता से फैक्ट्री के कार्य को पूर्व स्थिति लाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। सुरेश को भी अवधेश ने संदेश दे दिया कि यदि उसने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो वह उसे पुलिस को सौंप देगा। इससे सुरेश बेबस हो गया। चूँकि फैक्ट्री काफ़ी लॉस में आ चुकी थी, उधार माल मिलने में भी कठिनाई आने लगी थी, लेकिन अवधेश ने हिम्मत नहीं हारी। फैक्ट्री और घर के फालतू खर्च बंद कर दिए गए। सीमित साधनों से ही काम चलाया जाने लगा। राम किशोर जी अपनी बीमारी की अवस्था में ही चल बसे। अवधेश अकेला पड़ गया था। भाई सुरेश का सहयोग न तो व्यापार में और न ही पारिवारिक संबंधों के निर्वहन में मिल रहा था। परिवार के अस्तित्व का ध्यान रखते हुए अवधेश ने धैर्य न खोते हुए अपने प्रयास जारी रखे। इन खराब दिनों में अवधेश ने महसूस किया कि मित्रों और रिश्तेदारों की दृष्टि में अंतर आ गया है। जो पहले राम किशोर परिवार से संबंध या रिश्तेदारी बताने में गर्व करते थे, अब कतराने लगे हैं। शहद में डूबी उन सब की जबान अब खामोश हो चुकी थी। ओह, तो वह प्यार, स्नेह, अपनापन सब दिखावा था। अवधेश ने सब कुछ समझ खुद सबसे दूरी बना ली और जीवन संघर्ष में अपने को झोंक दिया। इसी बीच बहन सुम्मी की बच्ची के जन्मदिन का आमंत्रण अवधेश को मिला। बड़े स्तर पर मना रहे थे। अवधेश अब किसी फंक्शन में नहीं जाता था, पर ये आमंत्रण तो उसकी बहन का था, तो वहाँ तो जाना ही था। यहाँ आकर और अपनी ही बहन के शब्द सुनकर अवधेश को अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। दुनिया की बदलती नज़रों से नहीं, वो बहन के शब्दों से घायल हो गया। अपनी फकीरी का एहसास उसकी अपनी बहन ही करा गई थी। पता नहीं उसकी इज्जत रखने को या अपनी इज्जत रखने को। कितनी आसानी से सुम्मी 21,000 रुपये देने और नया सूट पहनने को कहकर उसके स्वाभिमान को खंडित कर दिया था। अवधेश घर में कब के रखे चांदी के 5 सिक्के अपनी भांजी को देने के लिए लाया था, पर वे तो अब बेमानी हो गए थे। उनमें छुपी उसकी भावना 21,000 रुपयों के ऑफर के नीचे दफन हो चुकी थी। आंखों में आंसुओं को रोक अवधेश जेब में पड़े लाल रंग के छोटे से पर्स को, जिसमें 5 चांदी के सिक्के रखे थे, सुम्मी के कमरे की टेबल पर रख कर चुपके से सुम्मी की कोठी से निकल गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।